मैं अहिंसा के खिलाफ हूँ क्योंकि इससे निकला समाधान बस कुछ वक्त के लिए होता है, मगर इससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए रह जाती है। नमस्कार दर्शकों, गांधी जी के इन कथनों के साथ मैं नेहा निमिषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। दर्शकों, आज का जो ये दिन है 2 अक्टूबर हम सभी देशवासियों के लिए बेहद ही खास है। भारत देश के एक एक नागरिक के लिए जो आज का ये दिन है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा ख़ास स्थान रखता है हम सभी की ज़िंदगियों में। कारण आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। उनके ही कारण आज इस वक्त हम सभी यहाँ स्वतंत्र होकर अपनी बातें रख पा रहे हैं। ये एक सपना था जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखा था, और आज इसी बेहद ही खास दिन को मनाने के उद्देश्य के साथ हम लेकर आए हैं आज बिहार बिहान का ये एक बेहद ही खास अंक, जिसमें आगे चलकर हम हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान से भी चर्चा करेंगे, गांधी जी के जीवन पर बातें करेंगे, उनके सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे। मगर दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है इस कार्यक्रम के आज के इस अंक की शुरुआत करें हम एक अच्छे और उम्दा विचार के साथ। तो चलिए दर्शकों, हम और आप मिलकर देखते हैं क्या है आज का सुविचार। कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। कुछ ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। एक अच्छे अखबार के शब्द अपने आप बोल देते हैं। ये देखा दर्शकों हमने आज का इतिहास, और अब वक्त हो चला है कि हम आपकी मुलाकात कराएं हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान से, जिनसे आज हम करेंगे ढेर सारी बातें, जानेंगे गांधी जी के जीवन के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में, और काफ़ी कुछ प्रेरणा लेने की कोशिश भी करेंगे हम और आप। तो चलिए दर्शकों, हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान का। मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारे समक्ष इस वक्त बेहद ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, वो हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एचओडी प्रोफेसर सुनील महावत। सबसे पहले तो प्रोफेसर सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम बिहार बिहान। आप सभी को नमस्कार। आगे बढ़ेंगे, हम आपसे बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे, हम गांधी जी के जीवन के बारे में जानेंगे, सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। मगर सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो आज के इस संदर्भ में महात्मा गांधी किस प्रकार प्रासंगिक हैं? गांधी जी की प्रासंगिकता पर हम बात करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। एक्चुअली गांधी जी ने कहा था कि वो हिंसा के खिलाफ थे, और हिंसा से के खिलाफ इस कारण से थे कि उससे जो नफरत पैदा होती है वो बहुत समय तक रहती है और कभी नहीं मिटती है। इसी वाक्य से यदि हम आगे शुरू करें तो गांधी जी की जो प्रासंगिकता है, उस प्रासंगिकता पर हमको फोकस करने से पहले हमको उनके पीछे की लाइफ में जाना पड़ेगा। कैसे गांधी बने, किस तरह से उनका निर्माण हुआ, कैसे वो महात्मा बने, कैसे वो बापू बने। गांधी जी का जन्म 1869 में 2 अक्टूबर को हुआ। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हम आज गांधी जी की जयंती मना रहे हैं, 152वीं जयंती आज है। और जब हम उनको याद करते हैं तो उनका जो पीछे का जीवन है, किस तरह से उनका जीवन बना, उसी पर आधारित होकर हम जो है उनकी प्रासंगिकता की बात कर सकते हैं। वो एक साधारण बच्चे थे, जैसे सभी बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, शरारतें करते हैं, और शरारतों के साथ साथ कुछ गलतियां करते हैं, और उन गलतियों से यदि जो सीख लेता है तो वो गांधी बनने की ओर अग्रसर होता है। ऐसा ही गांधी जी के साथ हुआ। बहुत सी गलतियाँ उन्होंने की, और उन गलतियों के लिए उनको अपने पिता की डांट भी पड़ी। उन्होंने बचपन में जो कुछ नाटक देखे थे, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक जो हमारे इतिहास का हिस्सा है, राजा हरिश्चंद्र का नाटक, उससे उनको सत्य की प्रेरणा मिली, और वहीं से आगे चलकर धीरे धीरे उनमें जो विचार थे वो विचार धीरे धीरे अंकुरित होने लगे कि किस तरह से उनको आगे बढ़ना है। लेकिन इस बीच उनको अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड जाना था। अभी जिस तरह से एक आम बच्चा होता है कि उसको पढ़ाई लिखाई करनी है, उसके बाद उसे एक नौकरी करनी है या अपना व्यवसाय करना है और अपने परिवार की ज़िंदगी चलाना है, तो गांधी जी का मूल उद्देश्य शुरुआत में यही था कि अभी कहीं से उनको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि भविष्य में वो एक महात्मा बनने जा रहे हैं, भविष्य में इतना बड़ा नाम उनका होने वाला है। पर वो एक आम नागरिक जैसे होता है कि उनको पढ़ाई करनी है, बैरिस्ट्री करनी है, इंग्लैंड में जाकर वहाँ पर वकील बन जाएंगे, वकील का व्यवसाय उनका चलेगा, और उसी से वो जो है अपना जीवन यापन करेंगे, अपने परिवार का पालन करेंगे। जैसा कि विदित है, उनका जो विवाह था बचपन में ही हो गया था, 13 वर्ष की उम्र में, और जब वो इंग्लैंड जा रहे थे तो उनका एक बच्चा भी था। तो इस कंडीशन में वो इंग्लैंड गए। माता पुतलीबाई ने 3 शर्तों के साथ उनको इंग्लैंड भेजना स्वीकार किया, और उन 3 शर्तों को उन्होंने जब अश्योर कर दिया कि मैं ये तीनों चीज़ें नहीं करूँगा, तो उसके बाद ही वो इंग्लैंड गए। बिल्कुल, वो 3 शर्तें क्या थी? हाँ, इंग्लैंड जाने के लिए जो माता
ने 3 शर्तें उनके सामने रखी थी। एक जो शर्त थी वो तो मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, मांस का सेवन नहीं करेंगे और पर स्त्री गमन नहीं करेंगे। तो ये जो 3 शर्तें थी, चूँकि माता बहुत ही पारंपरिक विचारों की थी और पारंपरिक विचारों की होने के कारण उनको ये डर था इंग्लैंड में जाकर, क्योंकि उस समय विदेश जाना बहुत ही पाप जैसा माना जाता था, तो उनको ये डर था कहीं गांधी चूँकि मोहनदास उनका नाम था, तो मोहनदास कहीं इन चीज़ों में ना पड़ जाए और अपना अध्ययन से विपरीत दिशा में ना बढ़ने लगे। तो उस कंडीशन में उनके एक गुरु थे बेचर जी। बेचर जी ने जब उनको ये शपथ दिलाई कि वो इन तीनों जो शर्तें, इन तीनों शर्तों का पालन करेंगे, उसके बाद ही उनको जो है उनकी जो माता पुतलीबाई थी उन्होंने इंग्लैंड जाने की परमिशन दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं से उनका जो है विचार दर्शन जो है बनना शुरू हुआ। बिल्कुल। जब हम बात कर रहे हैं गांधी जी के सिद्धांतों की और इसके साथ ही अभी बदलते परिवेश के ऊपर अगर हम नज़र डालें, तो अभी के दौर में जो बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, कई बार ऐसी भावना हमारे मन में आती है कि यदि उस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं उसे जवाब क्यों ना दूं, मैं भी उसके साथ बुरा करूंगा। तो ये जो स्थिति है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो गांधी जी के सिद्धांत थे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो स्थिति आप किस हद तक मानते हैं कि लोग गांधी जी के सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं? देखिए, प्रतिकार की भावना सभी में होती है। एक आम जो मनुष्य होता है, मनुष्य जब भी उसके साथ किसी तरह का बर्ताव किया जाता है तो उस बर्ताव का वो प्रतिकार करना चाहता है। अच्छा, गांधी भी इससे अलग नहीं थे। गांधी जी के मन में भी प्रतिकार की भावना थी, लेकिन वो एक जो पॉइंट था उस पॉइंट पे जाकर वो चीज़ अलग हो गई। और ये घटना दक्षिण अफ्रीका की है। दक्षिण अफ्रीका में जब वो यात्रा कर रहे थे तो चूँकि वो एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए थे और एक क्लाइंट जो थे दादा अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए गए थे और वकील के रूप में एक अभिजन उस समय माना जाता था एक तरह से। तो उनको फर्म ने उनको फर्स्ट क्लास की टिकट दी थी प्रिटोरिया जाने के लिए। रास्ते में जब वो फर्स्ट क्लास में बैठे थे तो रास्ते में एक अंग्रेज अधिकारी उसमें चढ़े, ट्रेन में चढ़े, और उन्होंने जब देखा कि एक हिंदू भारतीय जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, भारतीयों को वो लोग कुली कहकर बुलाते थे, तो वो भारतीय बैठा हुआ, तो वो जो वहाँ के स्टेशन पे जो स्टेशन अधीक्षक थे उनको बुला लाया और गांधी जी ने जब प्रतिरोध किया कि नहीं मैं बाहर नहीं निकलूंगा, उसने उनको बाहर भेजना चाहा, लेकिन गांधी जी ने प्रतिरोध किया कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तो उनको ज़बरदस्ती जो है बाहर स्टेशन पर फेंक दिया गया, मॉरिसबर्ग स्टेशन पर। ये जो समय था, इस समय गांधी जी यदि चाहते तो अगली ट्रेन पकड़ के तीसरे दर्जे में बैठ करके या उसी ट्रेन में तीसरे दर्जे, क्योंकि भारतीयों के लिए वहाँ पर तीसरा दर्जा निर्धारित था, तो वो तीसरे दर्जे में ट्रेन में बैठकर वो जा सकते थे अपने केस के सिलसिले में, लेकिन वो नहीं गए। वो जो रात थी, बहुत सर्द रात थी और वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, उस कड़ाके की ठंड में बाहर बेंच पर बैठे रहे और वो चिंतन करते रहे कि क्या होना चाहिए, इसका प्रतिकार किस तरह से होना चाहिए। तो एक तो तुरंत प्रतिकार होता है कि वो वहीं पर हिंसा के माध्यम से प्रतिकार कर देते, लेकिन उन्होंने जो प्रतिकार किया वो एक अलग तरीका प्रतिकार था और उस प्रतिकार के माध्यम से एक व्यवस्था को बदलना चाहते। बेसिकली उनके मन में प्रेम की भावना थी और अपने विरोधी को प्रेम से जीतना चाहते थे और इसका चिंतन उन्होंने रात भर किया और उसी चिंतन का परिणाम है कि कहीं ना कहीं उनका जो जीवन था वो बदलना शुरू हुआ। हमारे जो युवा हैं, युवाओं के मन में भी इसी तरह की भावनाएं हैं। जब भी उनके साथ किसी तरह का बर्ताव या बुरा बर्ताव होता है तो हमेशा प्रतिकार की भावना से सोचते हैं, लेकिन उनको उस प्रतिकार में पहले चिंतन करना चाहिए कि उसको किस तरह से प्रतिकार किया जा सकता है, किस तरह से उसका विरोध किया जा सकता है। क्या तुरंत विरोध कर दिया जाना चाहिए, तुरंत हिंसा कर दी जानी चाहिए? तुरंत हिंसा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। आप उस व्यवस्था को बदल सकते हैं, उस व्यक्ति के हृदय को बदल सकते हैं। यदि उस व्यक्ति के हृदय को बदलेंगे तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को आप बदल पाएंगे, उस एक व्यक्ति से पूरे समाज को बदलने की आप और बढ़ेंगे। तो गांधी जी जो है युवाओं के लिए, चूँकि उस समय गांधी जी की उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, 24-25 साल का एक नवयुवक वहाँ पर जा रहा है, ब्रिटेन दक्षिण अफ्रीका में जा रहा है और वहाँ पर वकालत करना चाहता है, तो आप समझ सकते हैं कि युवाओं में जिस तरह का आप कह सकते हैं प्रतिकार रहता, उसी तरह की भावनाएं उनमें थी। लेकिन उस एक घटना ने उनका जो जीवन था, आगे आने वाला जो जीवन था, उसमें बदलाव किया और एक नेतृत्व के रूप में उभरना शुरू हुए जब उनको ये सारी चीज़ें ज्ञात हुई। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस घटना के बाद गांधी जी ने कभी भी फर्स्ट क्लास की यात्रा नहीं की, हमेशा वो तीसरे दर्जे की यात्रा करी। जब भारत में भी आए तो भारत में भी हमेशा वो तीसरे दर्जे की यात्रा किया करते थे। इवन जब उनका हत्या कर दी गई तो जो उनके पुत्र थे वो जब उनको ले जा रहे थे विसर्जन के लिए तो भी तीसरे दर्जे में ही लेके गए थे, क्योंकि वो उन्होंने उसके बाद जो है कभी पहले दर्जे, क्योंकि जब मेरे भाई जो है तीसरे दर्जे में यात्रा करते तो मैं, लेकिन उस व्यवस्था को वो बदलना चाहते थे।
बिल्कुल, यानी कि गांधी जी के जीवन से हमें एक ये सीख मिल रही है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट पे यदि फोकस करने की ज़रूरत है तो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट पर जी फोकस करने की ज़रूरत है। तो ना तो सिर्फ हम अपने लिए सोल्यूशन लेंगे बल्कि एक पूरे समाज के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, जो समाज हमारा एक परिवार है उसके लिए हम एक सोल्यूशन निकालेंगे, समाधान निकालेंगे। हम इसके साथ आपसे जानना चाहेंगे कि गांधी जी ने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई की, फिर जब वो वापस भारत देश आए तो वो चाहते तो अपनी ज़िंदगी में जी सकते थे, अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे, उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी, अपने करियर पर फोकस कर सकते थे, मगर उन्होंने वो छोड़ देश को बचाने का सोचा, देश को जो समाधान चाहिए उस वक्त में जिसकी ज़रूरत थी उस पर काम करने का सोचा। तो ये विचार उनके मन में किस प्रकार से आया था, क्या स्थिति हुई थी? ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये घटनाएं एक के बाद एक घटनाएं होती चली गई। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने सोचा था कि गांधी जी जो है इस तरह से जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे और इस तरह से वो जो है आज़ादी के आंदोलन में भाग लेते हुए भारत को आज़ाद कराएंगे और अहिंसक आंदोलन चलाएंगे। ये गांधी जी ने उस समय कभी नहीं सोचा था जब वो इंग्लैंड से लौटे थे। अच्छा, इंग्लैंड की जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इंग्लैंड का जो सभ्यता थी उस सभ्यता का बहुत प्रभाव गांधी जी पर था। उस समय जो युवा गांधी जी जब बैरिस्ट्री कर रहे थे, वाइनर टेम्पल में जब स्टडी कर रहे थे, तो अंग्रेजों के रहन सहन से बहुत प्रभावित थे। वो उन्हीं की तरह से सजने संवरने का काम करते थे। वो जो सूट बूट जो है वो पहनकर, फ्रॉक टाई लगाकर जो है वो अपना सारा, और उसको ऐसा ही मतलब ये जो उनका ये नहीं था कि वो एक काम था, वो घंटों शीशे के सामने खड़े रहते थे अपने को सजाने संवारने के लिए। तो एक जो प्रभाव पड़ता है किसी भी व्यक्ति पर सभ्यता का, उसी तरह से प्रभाव उनके दिमाग में था। और बाद में जब उनको लगा कि अब तो बैरिस्टर चूँकि परिवार छोड़ के गए थे, वापस जब आए तो उनको पहला काम यही था कि परिवार का पालन करना। उनके मन में किसी तरह का कोई ये नहीं था कि वो कोई आंदोलन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हाँ, वो भावना कहीं से रही होगी क्योंकि उनके पिताजी और जो है इस तरह से आई थी, लेकिन और जो पुराने जो नाटक और जो हमारी जो ग्रंथ हैं, रामायण है, गीता, उनसे पारिवारिक परिवेश के कारण वो चीज़ें आई थी। लेकिन उनमें उस समय तक इस तरह का कोई नहीं था। जब वो इंग्लैंड से लौटे तो सबसे पहली खबर, जो सबसे बड़ी दुखद खबर उनको मिली, उनकी माता का देहांत हो गया था, लेकिन उनको सूचना नहीं दी गई थी और वो अपने पिता से ज़्यादा माता के निकट थे। तो बहुत ही एक हृदयघात आप कह सकते हैं उनके दिल पर हुआ और वो जो है बहुत प्रभावित है। लेकिन अब चूँकि परिवार को चलाना था तो उस कंडीशन में उन्होंने अपना वकालत का पेशा वहाँ पर प्रारंभ किया। पर शुरुआत में जैसे कह सकते हैं, गांधी जी जब पहली बार कोर्ट में गए थे एक शब्द भी नहीं बोल पाए थे और उनका वकालत का पेशा कोई ख़ास बहुत अच्छा वहाँ पर नहीं चला। और धीरे धीरे उनको लगने लगा कि इससे बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है कि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूँ। इसी समय उनको अफ्रीका में एक फ़र्म थी दादा अब्दुल्ला की, उस फर्म ने जो है अपने यहाँ वकील अपॉइंट करने के लिए जो है एक आवेदन किया कि आप हमारा केस यहाँ पर आकर अफ्रीका में आकर लड़िए। गांधी जी को एक तो चूंकि वकालत नहीं चल रही थी, दूसरा ये था कि एक नए देश को देखना और नए परिवेश को देखना, एक तरह से उनको लगा कि देखना चाहिए। तो इस कंडीशन पर वो जो है साउथ अफ्रीका चले गए। पर शुरुआत में परिवार को भारत में ही छोड़ा, वहाँ अफ्रीका गए और वहाँ पर उन्होंने जो अपने जो जीवन था उसकी शुरुआत की। वहाँ पर जो मैंने अभी घटना का जिक्र किया, मॉरिसबर्ग की घटना का जिक्र किया, उसके बाद से उनमें जो लीडरशिप थी कि कुछ करना चाहिए, वहाँ से उनमें वो मन में भावनाएं उठने लगी। और जब प्रिटोरिया पहुँचे तो वहाँ पर सब भारतीयों को इकट्ठा करके उन्होंने एक सभा की और सभा में जितने भी गलत कानून उस समय अफ्रीका में बने हुए थे उनका प्रतिकार करने की बात उन्होंने कही। और इस तरह से जो अंकुर था लीडरशिप का, वो अंकुर फूटने लगा और धीरे धीरे यही आगे बढ़ता हुआ जब वापस वो डरबन आए तो वहाँ पर उन्होंने फिर सभाएं की और भी फिर ब्रिटिश सरकार ने कुछ और कानून वहाँ पर इस तरह के बनाए, जिससे एक जो बहुत फेमस कानून जिसका विरोध उन्होंने किया था वो ये था कि जो सभी भारतीय वहाँ पर थे उनको अपनी उंगलियों का निशान देना होगा और अपने साथ एक परमिट रखना पड़ेगा। उस परमिट के आधार पर ही भारतीयों को वहाँ आने जाने की बात कही गई थी। तो इसका विरोध उन्होंने करना शुरू किया और यहीं से एक तरह से, और इसी संदर्भ में उनको फिर जेल भी भेजा गया और जेल में जो है उन्होंने अपना जो आंदोलन था उसको जारी रखा। जेल से बाहर जब आए तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। इस दौरान उन पर कुछ हमले भी हुए, कुछ हमले जो ब्रिटिश नागरिकों थे उनके द्वारा हुए, कुछ हमले भारतीयों के द्वारा भी हैं। हम ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी की हत्या का प्रयास ही कहिए, हत्या का प्रयास 3 बार हत्या का प्रयास गांधी जी का हुआ साउथ अफ्रीका में। और ये प्रयास जो थे इसमें एक तो जो ब्रिटिशर्स वहाँ पर रह रहे थे उनके द्वारा किया गया, जिस तरह से हम
आजकल एक शब्द यूज़ करते हैं लिंचिंग। तो उस तरह का घटना जब उनके साथ हुई, जब वो परिवार को लिवाने भारत आए और वापस साउथ अफ्रीका पहुंचे थे, तो साउथ अफ्रीका पहुंचने पर वहाँ की जो ब्रिटिश नागरिक थे उन्होंने उनको डॉक पर उतरने नहीं दिया और वहाँ पर आंदोलन करने लगे। वो उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे कि वो यदि नीचे उतरेंगे तो हम उनको मार देंगे। कुछ इस प्रकार का प्रभाव महात्मा गांधी का पड़ा था उन ब्रिटिशर्स पर कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, कि उनका हर तरह के हर कदम पर उनका ऐसा ही प्रयास था कि किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को रोका जा सके, क्योंकि वो पहले ही डर गए थे। जब इनकी लाठी ने अपनी आवाज दिखानी शुरू की थी तो वो ब्रिटिशर्स पहले ही डर चुके थे, हम ऐसा कह सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे, ग्राम स्वराज्य की यदि हम बात करें तो वो भी महात्मा गांधी का एक सपना था जो अब कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, ग्राम पंचायत के रूप में यदि हम बोलें तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सपना है ये किस हद तक पूरा हो रहा है। देखिए, ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्वराज्य की बात करते हैं जी। स्वराज्य क्या है? स्वराज्य क्या सिर्फ अपना शासन हो जाना है क्या? जब भारत का शासन लागू हुआ, ब्रिटिशर्स यहाँ पर चले गए, हम स्वतंत्र हो गए, हमारी सरकार बन गई, तो क्या वह स्वराज्य है? गांधी जी स्वराज्य को इस तरह से परिभाषित नहीं करते हैं। गांधी जी जब स्वराज्य की बात करते हैं तो आत्मानुशासन की बात करते हैं। वो बहुत ही आदर्श में जाकर यहाँ तक कह देते हैं कि जब आप आत्मानुशासित होंगे तो आपको न तो पुलिस की जरूरत पड़ेगी, न न्यायालय की जरूरत पड़ेगी, न ही किसी राज्य व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। आप इतने स्वनियंत्रित हो जाएंगे कि आपको स्वयं जो है सारी चीज़ों पर नियंत्रण होगा और किसी भी तरह की चीज़ की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो जब वो इसी से फिर वो ग्राम स्वराज को जोड़ते हैं कि स्वराज्य कहाँ से प्रारंभ होगा, तो वो ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से, जो पिरामिड है उसमें वो राष्ट्र से ना लेकर के जो ग्रामीण स्तर है वहाँ पर इस शुरुआत करना चाहते थे कि स्वराज्य जो है ग्रामों में स्थापित किया जाए। और उनकी जो स्वराज्य की कल्पना थी उसमें जब वो ग्राम स्वराज्य की बात करते हैं तो गांव को इतना सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बना देना चाहते थे कि अपनी जो आवश्यकताएं वो गांव में पूरी हो जाएं, उनको बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े या बाहर से किसी भी चीज़ को आयात करने की जरूरत ना पड़े। गांव में ही अपने लिए फसल पैदा करें, पानी की व्यवस्था करें और भी जो खेल के मैदान हैं वो बनाएं, सारी व्यवस्था वहीं पर हो जाए। और यदि उसके बाद भी कुछ ज़मीन आपके पास बची हुई है तो आप उस पर फसल उगाकर उसको व्यवसाय के रूप में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप किसी ऐसी फसल को ना उगाएं जिससे किसी भी तरह का नशा या किसी भी तरह का बुरा प्रभाव पड़ता है। तो वो बिल्कुल विरुद्ध थे, जो अफीम या इस तरह की जो खेती होती है उसके बिल्कुल विरुद्ध थे। वो खासकर जो अनाज और जो इस तरह की फसलें हैं उनको उगाने के मतलब पूरा सेल्फ सफिशिएंट विलेज जो बना देना चाहते थे। यदि हम इसी को आज के संदर्भ में देखें तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हमको इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई देती, लेकिन उनका सपना वैसा हो रहा हम कह नहीं सकते। धीरे धीरे हाँ हम उस और बढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ें धीरे धीरे हो रही है। ग्रामों में जो है ग्रामीण स्तर पर जो है कुटीर उद्योग धंधों के लिए या आत्मनिर्भरता के लिए कुछ ऐसी योजनाएं सरकार की आई हैं। उनका जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो ग्राम स्वराज के लिए जरूरी चीज़ थी स्वच्छता को लेकर जो है भारत सरकार ने मिशन चलाया है। तो धीरे धीरे ग्रामों में वो स्थिति आ सकती है, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा धीरे धीरे। जब आपने स्वच्छ भारत की यदि बात की, जो स्वच्छता उनका सपना था, खुद झाड़ू लेकर वो सड़क पर निकल जाया करते थे कि स्वच्छ भारत का जो सपना उन्होंने देखा था, कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये सपना देखा है जिसे साकार करने के लिए काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत की यदि हम बात करें तो ये सपना किस हद तक पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, जैसा सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था? देखिए, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो गांधी जी का स्वच्छता के प्रति बड़ा मोह था जी। वो कभी भी कहीं पर जो है अस्वच्छता नहीं देख सकते थे, घर से लेकर बाहर पूरे समाज में। जब गांधी जी वापस अफ्रीका से लौटे थे तो उस समय उनके साथ कई कार्यकर्ता आए थे और वो रविन्द्रनाथ टैगोर के वहाँ आश्रम में थे। जब रविन्द्रनाथ टैगोर के वहाँ पर आश्रम में गांधी जी गए तो वहाँ पर देखा अस्वच्छता है, तो उन्होंने स्वयं ही जो है सफाई करना प्रारंभ कर दिया। तो वहाँ से वो एक तरह से जो सफाई की जो बात थी वो उनके मन में, और इवन ये सफाई केवल ऐसा नहीं है कि कूड़ा कर साफ कर देना, बल्कि खुद की जो स्वयं की जो गंदगी है उसको साफ करने की बात भी वो कहते थे। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी अस्वच्छता को न तो सिर्फ समाज में सड़कों पर, बल्कि सड़क, हमारे शरीर और हमारे मन, हम तीनों को ही स्वच्छ, इन तीनों को ही स्वच्छ रखने की जो बात थी वो महात्मा गांधी के मन में हुआ करती थी। जी जी जी। तो ये तीनों जो है वो बिल्कुल साफ रखना चाहते थे। और इस पर तो एक बार जो है इवन यदि उनके यहाँ कोई मेहमान आता था तो मेहमान का, चूँकि वो गेस्ट है, वो अतिथि देवो भव की भावना है, तो उनकी जो गंदगी है वो भी जो है गांधी जी स्वयं, या एक बार उन्होंने जब बा से कहा तो बा ने मना किया, बा उनकी जो पत्नी थी जी, उन्होंने मना किया, लेकिन उसके लिए गांधी जी ने उनको डांटा
कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में बा ने उसको एक्सेप्ट किया और बा भी जो है ये काम करने लगी। तो वो स्वच्छता के प्रति उनका बड़ा मोह था। अभी जो स्वच्छता अभियान हमारी सरकार द्वारा चलाया गया है, ये स्वच्छता अभियान भी धीरे धीरे जो है गति पकड़ रहा है और आशा है कि आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारत के जो गांव हैं वो स्वच्छता की ओर बढ़ेंगे और उसके लिए और भी प्रयास करे जाएंगे। इसके लिए एक बड़ी चीज़ है कि गांधी जी कहते थे कि मन में आपकी बदलाव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपना घर तो साफ कर लूँ लेकिन दूसरे का गंदा कर दूँ और या सड़क गंदा कर दूँ। आपको जो है जैसा अपना घर साफ चाहिए वैसे ही आपको दूसरे का घर भी या जो सड़क है, समाज है, वो भी साफ होनी चाहिए। तो संपूर्ण सफाई, तो धीरे धीरे हमें वही प्रेम से जो है उनका जो मन है गांव का या जो लोग हैं उनका मन बदला जा सकता है। स्वच्छता के प्रति जो उनका एक तरह से उत्साह है वो उत्साह बढ़ाया जा सकता है। किस तरह से स्वच्छ रह के हम ये अपना जो जीवन है वो सार्थक कर सकते हैं, अपने को रोगों से मुक्त कर सकते हैं। इवन चंपारण में भी जब गांधी जी आए थे तो उस समय जब चंपारण का एक आंदोलन था, वो आंदोलन एक अलग बात थी, लेकिन उसके अलावा जो उन्होंने रचनात्मक कार्य किए, उन रचनात्मक कार्यक्रमों में से स्वच्छता और शिक्षा ये दो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। उनकी स्थापना के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने बुनियादी विद्यालय यहाँ पर खोले और स्वच्छता के लिए उन्होंने अभियान चलाया। बिल्कुल, जैसा कि हम कह सकते हैं, आपने जिस प्रकार से अभी बताया कि महात्मा गांधी ने जो घर को साफ रखने की बात कही थी, तो उनके कहने का उद्देश्य ये था कि यदि हम उसे सही तरीके से समझ सकें कि हमारा घर केवल वो मकान नहीं होता जिसमें हम और आप रह रहे होते हैं, उन 4 कमरों का मकान नहीं होता, बल्कि ये समाज, ये पूरा देश भी हमारा घर है जिसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिनका निर्वहन हमें करना चाहिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया है। यदि हम अब खादी के ऊपर बात करें, महात्मा गांधी ने खादी को लेकर, खादी की यदि हम बात करें, खादी हमारा एक राष्ट्रीय परिधान भी है, मगर अभी के बदलते परिवेश में हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार खादी अभी के लोगों की पसंद बनता जा रहा है, क्योंकि यदि हम देखें तो खादी कहीं ना कहीं फैशन का भी पर्याय बनता हुआ नजर आ रहा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? खादी की जब हम बात करते हैं तो खादी एक वस्त्र नहीं है, खादी एक विचार है, बिल्कुल एक विचारधारा है। और खादी से गांधी जी अंग्रेजों को जीतना चाहते थे। उस समय जो कपड़ा था वो बाहर से आ रहा था और गांधी जी इस फेवर में नहीं थे। वो चाहते थे कि कपड़ा जो है भारतीय स्वयं बने। वो महंगे दरों पर कपड़ा खरीदते थे, तो भारतीय स्वयं कपड़ा बनाएं, खादी का निर्माण करें और उसको वो पहने। तो एक तरह से एक विचार था, जिस विचार के आप कह सकते हैं कि माध्यम से गांधी जी पूरे भारत में जो एक क्रांति लाना चाहते थे, जिससे कि सब लोग भारत में बनी हुई चीज़ों के, बनी हुई जो उत्पादन है उनका प्रयोग करें, और उसमें खादी बहुत महत्वपूर्ण है। खादी, गांधी जी जो है उस खादी को महत्व देते हैं जब अपने हाथ से स्वयं भी गांधी जी जो है खादी के लिए जो है सूत काटते थे। और जब भी आपने उनकी पिक्चर्स देखी होंगी या उनके वीडियो देखे होंगे, सूत काटते हुए, जब भी उनके पास कोई मेहमान भी जाता था तो वो सूत काटते हुए उससे वो समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। समय का बहुत उनमें, आप कह लीजिए, समय पालन का जो एक तरह से भाव उनमें था, बहुत महत्वपूर्ण था। तो हमेशा हमको काटते हुए दिखाई देते हैं। तो स्वयं काट कर, स्वयं बनाकर पहनने की बात वो करते थे, और इससे जो अंग्रेजी अर्थव्यवस्था थी, उस अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना चाहते थे। और हुआ भी वैसा ही। धीरे धीरे जैसे ब्रिटिश जो इंग्लैंड से आने वाले कपड़े थे उनकी होली जलाई गई और यहाँ पर जो बनने वाले खादी था उसको लोग पहनने लगे, तो उसका बहुत ज़्यादा अंग्रेजी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। और इसको यदि हम वर्तमान संदर्भ में देखें तो खादी जो है उसको पुनः रिवाइव करने की ज़रूरत है, पुनः स्थापित करने की ज़रूरत है। खादी ऐसा नहीं है कि खादी जो है वो दूसरे जो पॉलिएस्टर या दूसरे कपड़ों से उसका कंपैरिजन किया जा सकता है। उसके एक तो बहुत, आप कह सकते हैं, जब फ़ायदों की बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा खादी का ये है कि वो आपके शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। बिल्कुल। और उससे आपको किसी तरह के जो चर्म रोग वगैरह हैं वो नहीं होते हैं। तो खादी पहनना जो है आपके लिए बहुत ही, आप कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा। और आज का जो युवा है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण, आज इसको फैशन के रूप में भी देखा जा रहा है। जब हम फैशन की बात करते हैं तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि जो खादी ग्रामोद्योग बने हुए हैं वहाँ से जो खादी निर्मित की जाती है, क्योंकि उनके द्वारा जो खादी निर्मित की जाती है बहुत आम जो महिलाएं हैं, जो साधारण लोग जो गांव में रहते हैं, उनके द्वारा वो निर्मित की जाती है। तो हम खादी, वो वाली खादी का इस्तेमाल करें
पर आज जैसे ही फैशन की बात होती है तो कई जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी खादी बनाने की ओर अग्रसर हो रही हैं। फैशन के कारण कई बार हम जो है वो मिक्स्ड खादी और इस तरह से उसका प्रयोग करने की बात करते हैं, लेकिन खादी को यदि हम वास्तव में प्रयोग करना चाहते हैं तो हमारे जो खादी ग्रामोद्योग और हमारे जो स्थानीय महिलाओं द्वारा जो बनाई जाती है, अक्सर इसके लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है, मेले लगाए जाते हैं, तो वहाँ हमको जाना चाहिए, वहाँ पर जो है वो खादी के वस्त्र जो है उनसे लेने चाहिए और उनका प्रयोग करना चाहिए। वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगी और आपके देश के लिए भी लाभदायक होगी। इससे न तो हम केवल हमारे जो राष्ट्र परिधान है खादी उसका समर्थन करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, बल्कि उसके साथ साथ जो महात्मा गांधी जी का एक और सपना था आत्मनिर्भर भारत का, हम उस सपने को भी पूरा करने में जो हमारा छोटा सा योगदान है उस योगदान को देंगे। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे, खादी की यदि बात करें, एक बेहद ही दुखद बात होती है कि जो खादी होता है वो कुछ उसके जो प्राइस होते हैं थोड़े महंगे होते हैं, जिसके कारण जो आम लोग हैं कई बार उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? बात आपकी सही है। खादी की जो प्राइस है वो महंगी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो हाथ से बनाया जाता है। बिल्कुल। और जब हाथ से बनाया जाता है तो उस कंडीशन में उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो लागत है वो बढ़ेगी। जो चूँकि उस समय जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया था तो वो जो मशीनों से बनाया हुआ कपड़ा था वो बाहर से जो आ रहा था वो भी उस समय सस्ता था, उसी कारण से लोग उसका प्रयोग कर रहे थे। लेकिन यदि हमको हमारे देश के बारे में सोचना है, हमारे आप कह सकते हैं उन महिलाओं के बारे में सोचना है जिनकी हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ मूल्य उसके लिए चुका सकते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि यदि हमको कुछ ज़्यादा मूल्य देकर भी जो है खादी पहनना पड़े तो हमको पहनना चाहिए। ये हम नहीं कहते कि आपको रोज़ ही खादी पहनना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना योगदान दें कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार हम जो है खादी के वस्त्र धारण करें, जिससे कि वो जो उनका आप कह सकते हैं कि आर्थिक प्रोत्साहन उन लोगों को जो खादी बनाते हैं उनको मिल सके। और हमारे इस तरह के क्योंकि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है तो कहीं ना कहीं हमको इस तरह के जो उद्योग धंधे उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और इससे जो रोजगार की उत्पत्ति है, रोजगार की उत्पत्ति भी धीरे धीरे होगी। इवन हमारे जो नौजवान भी इस क्षेत्र में आगे बढ़कर गाँव में इस तरह के जो कपड़े बनाने के, खादी का कपड़ा बनाने के लिए जो है कुछ कुटीर उद्योग स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इससे जो मन में भी एक आंतरिक सुख भी हमें मिलेगा कि हमने उन महिलाओं की भी मदद की, हमने अपना योगदान दिया है समाज की बढ़ोतरी के लिए। इसके साथ ही हम बात करना चाहेंगे आपसे, हम जानना चाहेंगे महात्मा गांधी के मूल मंत्रों के बारे में आप हमें बताएं। गांधी जी के जो मूल मंत्र थे उसमें 2 महत्वपूर्ण मूल मंत्र हैं, सत्य और अहिंसा। और सारे जो मूल मंत्र हैं वो इन्हीं से जुड़े हुए हैं। 11 व्रत उन्होंने दिए थे, उनमें सत्य और अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। सत्य जो है वो एक कहते हैं सत्य से बना है। सत्य मतलब जिसका अस्तित्व है और जो आपके मन से निकलता है। जब भी आप कोई गलत काम करने जाते हैं तो उस गलत काम का प्रतिकार आपके मन में होता है। आपके मन में एक बार भाव आता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वही सत्य है। पहले गांधी जी कहते थे कि ईश्वर सत्य है, लेकिन बाद में जब सत्य का महत्व उन्होंने जाना तो गांधी जी कहने लगे सत्य ईश्वर है। तो इसलिए सत्य का बहुत महत्व है। सत्य जो उनके मन में सत्य का भाव पैदा हुआ, ये राजा हरिश्चंद्र का जो नाटक था, एक नाटक उन्होंने देखा बचपन में और उस नाटक का बहुत गहरा प्रभाव उनके मन में हुआ। और बाद में उन्होंने इसी नाटक से प्रभावित होकर उन्होंने बाद में अपने पिता से कुछ चीज़ें बताई जो बहुत सत्य थी। और इसके लिए वो सोच रहे थे कि पिताजी उन्हें डांटेंगे सत्य बताने के लिए, लेकिन पिताजी ने उनको प्रेम किया कि आपने कम से कम जो है सत्य हमको बताया। तो इस तरह से सत्य का भाव जो था बचपन से ही उनके मन में प्रस्फुटित हुआ और सत्य की ये जो धारणा थी वो इतनी गहरी उनमें थी कि बाद में कभी भी असत्य के लिए जो है कभी किसी बात पर जो है असत्य उन्होंने नहीं बोला। इवन स्कूल में भी एक बार जब वहाँ पर पढ़ रहे थे बचपन में तो एक इंस्पेक्टर, अंग्रेज इंस्पेक्टर उनका स्कूल का दौरा करने आए और क्लास में उन्होंने एक शब्द उनको लिखने के लिए कहा। पूरी क्लास को कैटल शब्द वो था, वो लिखने के लिए सारी क्लास को उन्होंने कहा। सब बच्चे लिख रहे थे, गांधी जी भी शब्द लिख रहे थे। उनके जो टीचर थे इस दौरान गलियारे में टहलते हुए देखा कि गांधी जी गलत लिख रहे हैं, तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि अपने पड़ोस से कॉपी कर लीजिए, क्योंकि अपनी क्लास का रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी ने वो कॉपी नहीं किया। बाद में उन्होंने, टीचर ने चाहे उनको डांटा, लेकिन उनका मैं सत्य से अड़िग हूँ, सत्य से नहीं हटूंगा। तो ये बचपन से जो है उन प्रभाव सत्य का उन पर था। इसी तरह से यदि हम अहिंसा की बात करें तो अहिंसा जो थी वो एक तरह से प्रेम की भावना उनमें। यहाँ पर अहिंसा जो है नकारात्मक स्थिति में नहीं है, यहाँ पर गांधी जी अहिंसा को सकारात्मक स्थिति में लेते हैं। मनसा वाचा कर्मणा,
मन से अहिंसक होना चाहिए, वचन से हाँ, और हिंसक कर्म से जो है अहिंसक होना चाहिए। आप मन से भी किसी के लिए यदि बुरा भी सोचते हैं तो वो भी हिंसा है। तो उस तरह की हिंसा को भी गांधी जी नकारते हैं और ना ही अपने बोलने से आप किसी तरह से जो है गलत शब्द किसी को ना बोले, उस अहिंसा की बात करते हैं और अपने कर्म में जो है हिंसा का प्रयोग कभी ना करें। तो मनसा वचा कर्मणा अहिंसा की बात करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल, तभी हम लोग कहते हैं, जैसा कि गांधी जी ने हमें सिखाया है, बचपन से हमने सीखा है, हमें बुरा ना तो बोलना है, ना तो देखना है, ना ही सुनना है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम फिलहाल और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए मूल्यों पर चर्चा करेंगे। अनटचेबिलिटी की यदि हम बात करें, अस्पृश्यता की यदि हम बात करें, तो उसे महात्मा गांधी जी ने इतना अहम स्थान क्यों दिया था अपनी ज़िंदगी में? इसका कोई वाक्य रहा? अस्पृश्यता की जब गांधी जी बात करते थे, ये भी उनका जो मूल मंत्र है, जो व्रत हैं 11 व्रत उसमें शामिल हैं। गांधी जी को ये बड़ा कह सकते हैं ग्लानि थी कि उनका जो हिंदू समाज है उसमें हमने इस तरह से जो है बैरियर्स पैदा कर रखे हैं कि एक वर्ग को पूरी तरह से हमने इस तरह से ठुकरा दिया है कि उसको अस्पृश्य माना जाने लगा है। और गांधी जी उससे बहुत ही आप कह सकते हैं कि चिंतित थे कि किस तरह से हम पूरे समाज को एक करें। और समाज को एक करने के लिए हमको सबसे पहला काम ये करना होगा, जो अपने अस्पृश्य भाई हैं उनको हमारे साथ लाना होगा। उनको हमारे साथ लाकर हमारे जो सभी समाज के जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों में उनको जो है शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस तरह से अस्पृश्यता गांधी जी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। वो सभी व्यक्तियों को जो है, अपने आश्रम में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, इवन एक जो घटना थी बहुत इम्पोर्टेंट थी, एक अस्पृश्य परिवार गांधी जी के पास आया और उसने कहा कि मैं आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ, क्या मैं रह सकता हूँ? वो बहुत संकोच कर रहा था इस तरह की बात गांधी जी से कहने पे, लेकिन गांधी जी को कोई संकोच नहीं हुआ। गांधी जी ने तुरंत कहा कि आप यहाँ रह सकते हैं और आश्रम की सभी गतिविधियों में अपना भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन चूंकि बाहर जो पूरा जो आश्रम परिवार था, आश्रम परिवार को ये पता था और आश्रम परिवार पे अभी भी जो एक सोच थी वह सोच हावी थी। इवन जो बात थी उनके मन में भी ये सोच थी, बा कभी नहीं चाहती थी कि वह परिवार इस तरह से रहे और इस तरह से जो है रसोई के कार्यों में भी हाथ बटाए। बिल्कुल। बाद में जब बा को बापू ने समझाया तो उसके बाद बा मान गई। इवन बाद में तो गांधी जी ने जो लक्ष्मी थी, जो बेटी थी उसकी, उसको अपनी बेटी के रूप में स्थान दिया और कहा कि जब ये मेरी बेटी है तो ये आपकी भी बेटी है, इसको भी उसी तरह से प्रेम करो जैसे दूसरों को प्रेम करते हैं। तो गांधी जी अस्पृश्यता को पूरी तरह से नकारना चाहते थे और इसी कारण उन्होंने एक शब्द इसके लिए प्रयोग किया, जो हरिजन शब्द, यानी ईश्वर के जो संतान है उस रूप में जो है उन्होंने ये शब्द प्रयुक्त किया और इसकी नाम से बाद में उन्होंने एक समाचार पत्र भी निकाला। तो गांधी जी इसको पूरी तरह से हमारी जो समाज व्यवस्था है, भारतीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था से निकाल देना चाहते थे। उनका ये मानना था जब तक अस्पृश्यता नहीं जाएगी तब तक जो है हम एक तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये देते थे कि यदि हम अस्पृश्यता को इस आधार पर निर्धारित करते हैं कि एक वर्ग जो है एक विशेष तरह का कार्य करता है, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो माँ भी अस्पृश्य है, क्योंकि माँ भी अपने बच्चे की गंदगी साफ करती है। तो यदि क्या उसको भी अस्पृश्य माना जाना चाहिए? क्या बात तो है, इस दृष्टि से जब हम माँ को यदि हम स्वीकार करते हैं तो उसी तरह से उनको हमको जो अस्पृश्य समाज उनको माँ के रूप में हमको लेना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह से अस्पृश्यता को पूरी तरह से मिटाने चाहते थे। बिल्कुल, जैसा कि एक संदेश महात्मा गांधी जी ने हमें दिया है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यानी कि यदि आप कोई भी बदलाव इस समाज में देखना चाहते हैं तो उस बदलाव की शुरुआत आप सबसे पहले खुद से करिए। और ये शुरुआत स्वयं महात्मा गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में किया, जिससे कि एक अस्पृश्यता भी एक वाक्य है जो महात्मा गांधी ने इसे हटाने के लिए सबसे पहले खुद शुरुआत करने की ये मुहिम शुरू की। उसके बाद उन्होंने दूसरों से ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखे कि शायद उसके बाद लोग और उसे हटाने में अपना योगदान देंगे, जैसे कि महात्मा गांधी ने दिया। इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे सुनील जी, अहिंसा की यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी ने अहिंसा कहाँ से लिया था और इसे राजनीति से किस प्रकार और क्यों जोड़ा था? अहिंसा, जैसे मैंने सत्य के बारे में बताया, वैसे ही अहिंसा भी गांधी जी के मन में जो बचपन के प्रभाव थे उन प्रभावों से ही कहीं ना कहीं अहिंसा उनके मन में जो है धारण की हुई थी। चूँकि उनका परिवार जो है वैष्णव परिवार था तो कुछ तो वहाँ से संस्कार उनके मन में आए। जो हमारे यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों से कहीं ना कहीं जो अहिंसा, महावीर के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों से जो अहिंसा थी वो अहिंसा उनके मन में आई। ये जो अहिंसा की बात थी वो स्वयं कहते थे कि ये कोई मेरी मौलिक धारणा नहीं है, ये मैंने जो हमारे धर्म ग्रंथ और जो विश्व में जो दूसरे धर्म ग्रंथ हैं या जो दूसरे दार्शनिक जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों से मैंने ग्रहण की है। इवन बाइबल से भी उन्होंने जो है ये जो
अहिंसा जो थी उसके कुछ तत्व ग्रहण किए। बाइबल में एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य आता है, सरमन ऑन द माउंट, पर्वत प्रवचन नाम से उसे जानते हैं। तो वहाँ पर पर्वत पर ईसा ने जब यह संदेश दिया है कि आप अपने पड़ोसी से भी उतना ही प्यार करो जितना स्वयं से करते हो, तो वो जो वाक्य था, और इसी तरह से बौद्ध धर्म और गीता में जो वाक्य दिए हुए हैं, तो उसी से कहीं ना कहीं जो अहिंसा का भाव था गांधी जी के मन में आया, और वो ये चाहते थे अहिंसा के माध्यम से वो किसी को जीतने की बात नहीं करते, यहाँ पर किसी को भी जीतने की बात नहीं करते। वो कहते हैं विरोधी से भी प्रेम आपको करना है, और उस विरोधी से प्रेम करते हुए उसका जो हृदय है वो परिवर्तन करना। यदि आज गांधी जी जीवित होते, या कहते हैं 1948 में जब उन पर आक्रमण हुआ और उनको जो है गोली मार दी गई, उसके बाद यदि गांधी जी जीवित बच जाते किसी तरह से, तो ये स्पष्ट है कि गांधी जी उस व्यक्ति को क्षमा कर देते जो जिसने उनको गोली मारी थी। क्योंकि इससे पहले भी एक घटना हुई, उससे कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी। एक मदन लाल थे, उन्होंने उनका जो आश्रम था उसके पास में बम फेंका था, वो भी उनके मारने के उद्देश्य से फेंका गया था, लेकिन वो असफल हुआ था। बाद में गांधी जी ने उनको क्षमा कर दिया। तो यदि गांधी जी जीवित होते तो जो घटना हुई उस घटना के बाद उस अपराधी को क्षमा कर देते। तो गांधी जी के मन में अहिंसा जो है इतनी व्यापक रूप से जो है आप कह सकते हैं स्थापित थी कि उसको वो नहीं छोड़ सकते थे। और जैसा आपने शुरू में कहा था कि हिंसा से जो स्थापित समाज होता है उसमें नफरत रहती है और कभी भी स्थायी नहीं हो सकता है। अहिंसा पर आधारित जो समाज है वो हमेशा स्थायी होता है, और इसकी कई सारे उदाहरण हमको विश्व में देखने को मिलते हैं। जो हिंसा पर आधारित समाज स्थापित हुए वो कहीं ना कहीं, या देश स्थापित हुए, उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं। लेकिन अहिंसा पर हमारा जो समाज स्थापित हुआ, आज तक हम जो है अपनी जो लोकतंत्र है उसको बचाए हुए। चाहे उन गांधी जी के मूल्यों को पूरी तरह से हम उस तरह से नहीं अपना पाए, लेकिन उनके मूल्य आज भी हमारे मनों में हैं, और कहीं ना कहीं उनको आज भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल, चूँकि वक्त की कमी है, वरना आज गांधी जी के ऊपर जो बातचीत का सिलसिला है ये यूं ही जारी रहता। काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिला। हम आपसे जानना चाहेंगे, जाते जाते आप 2 शब्दों में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? गांधी जी के शब्दों में आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे आज के दर्शकों को? जब गांधी जी के संदेश की बात आती है तो गांधी जी ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और जब वो ये कहते हैं तो उनका ये स्पष्ट आशय है कि गांधी जी को एक हमको उस तरह से संत की तरह हम नहीं कह सकते, उस तरह से एक या ईश्वर की तरह हमको नहीं मानना है। हमको गांधी जी के जो विचार हैं उन विचारों को कहीं ना कहीं अपने जीवन में, ये जरूर नहीं कि सारे विचारों को हम जीवन में अपनाएं, लेकिन कम से कम एक विचार या कुछ विचार जो अपने जीवन में इस्तेमाल करें, जिससे कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश में जो है वो जो क्रांति जो गांधी जी चाहते थे समाज परिवर्तन की, वो क्रांति स्थापित हो सके, कहीं ना कहीं वो व्यवस्था जो है वो परिवर्तित हो सके। तो जो हिंसा बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उस हिंसा को मिटाने के लिए गांधी जी के उन सिद्धांतों की या गांधी जी के मूल्यों के पुनर्पाठ की आवश्यकता है। हमको पुनर्पाठ करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए गांधी वैल्यूज़ को, और उनकी जो रेलेवेंस है उन रेलेवेंस को समझते हुए, प्रासंगिकता को समझते हुए समाज को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, इसके साथ ही आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतनी सारी बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने बातचीत की हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के HOD प्रोफेसर सुनील महावत से। काफ़ी कुछ सिखला, काफ़ी कुछ बतला गए हमें, महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बता गए। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आज के इस अवसर पर, हमारे राष्ट्रपिता के जयंती के इस खास अवसर पर ज़रूरत है कि आप सभी ठहरें, रुकें, खुद में झांकें और देखें कि महात्मा गांधी ने जो मूल मंत्र हमें सिखाए थे, किस हद तक हम आज उन मूल मंत्रों का पालन कर पा रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही दर्शकों। अब मैं नेहा निमिषा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।